वो ऐसे कौन से 3 सेक्टर हैं जिनसे 2030 तक सबसे ज्यादा करोड़पति बनने वाले हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स को पैसा ऐसे कौन से 3 सेक्टर जो बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं और उनमें से 2 से 3 सबसे बड़े प्लेयर उनके बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग में कभी भी इन्वेस्टिंग में ना कोई पार्टिकुलर स्टॉक चुनने से पैसा नहीं बनता। इन्वेस्टिंग में हमेशा पैसा पहले आपको एक सेक्टर चुनना पड़ता है। अगर आपने कोई ऐसा सेक्टर सुना है जिसमें काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही है, काफी ज्यादा टेल विंडोज में, तो उसमें जो अगर एवरेज कंपनी भी आपने अगर चूज कर ली ना तो काफी अच्छा पैसा बना के दे देती है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे ही सबसे तेज जो अभी 2030 तक या 2040 तक जो सबसे तेज से सेक्टर ग्रो करने वाले ऐसे 3 सेक्टर बताऊंगा। सेक्टर तो और भी, लेकिन मैं सबसे टॉप 3 सेक्टर बताने वाला हूं आपको, एंड उसमें से 2-2 3-3 अच्छे जो सबसे बड़े प्लेयर वो भी बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो सेक्टर कौन से तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एंड ये मेरा वादा है कि आप जब तक ये वीडियो खत्म करोगे ना तब तक आपको काफी ज्यादा आइडिया हो चुका होगा कि आपको किन में इन्वेस्टमेंट लेनी है, किस सेक्टर में लेनी। मैं इस बात को तो आपको जरूर बता ही दूंगा कि आपको किन सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेनी है, एंड ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं ये जो सेक्टर है कोई रैंडमली नहीं चूज कर रहा हूं। मैंने इन सेक्टर्स को चूज करने के लिए 3 फिल्टर बनाए। पहला मेरा फिल्टर है कि इसमें गवर्नमेंट का पुश होना चाहिए, गवर्नमेंट अच्छा खासा इसमें सपोर्ट कर रही हो, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा पॉजिटिव लुक हो। तो दूसरा फैक्टर मैंने इसमें यूज किया है कि कम से कम इसमें ग्लोबल डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि नो मैटर अगर हमारा गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट करे, लेकिन अगर ग्लोबल डिमांड नहीं है तो एक स्पेसिफिक लेवल पहुंचने के बाद उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर ग्लोबल डिमांड है तो ग्रोथ आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ग्रोथ बहुत बड़ी लेवल तक मेंटेन रह सकती है। तो पहला रीजन हो गया गवर्नमेंट का पुश, दूसरा रीजन है ग्लोबल डिमांड होनी चाहिए, एंड तीसरा रीजन है कि इंडिया का उस सेक्टर में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे उस सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्केट लीडर बनना चाहिए या सबसे ज्यादा उस सेक्टर में काम करने वाले बनना चाहिए। क्योंकि उससे ये रहेगा ना कि लोग, अगर हम किसी सेक्टर में बहुत अच्छे हैं और वो उसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा आ रही है तो बाहर के लोग हमारे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम और तेजी से ग्रो करेंगे। तो इसलिए 3 फैक्टर मैंने यूज किए हैं, गवर्नमेंट का पुश, ग्लोबल डिमांड एंड इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो सेक्टर इन 3 चीजों को, इन 3 बॉक्सेस को टिक करेगा वही हमारे लिए सबसे ज्यादा पैसे क्रिएट करेगा आने वाले सालों में। तो आज का जो मेरा सबसे पहला सेक्टर है वो है सेमीकंडक्टर। ये आपने सुन रखा होगा कि सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा यूज में है, क्योंकि जब से एआई आया है एंड जितनी भी चिप्स होती है एआई में, जितनी भी चिप्स यूज होने वाली है, गाड़ियों में जितनी चिप्स यूज होंगी, उन सारी चीजों में हमारा सेमीकंडक्टर ही यूज, चिप्स क्योंकि चिप्स यूज होंगी और चिप्स को बनाने में उसमें हमारे सेमीकंडक्टर ही लगते हैं। हमारे इंडिया को जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है ISM है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इसमें लगभग $10 बिलियन अराउंड 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक इस स्कीम में जा चुका है। तो आप इससे खुद समझ सकते हो कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा इस सेक्टर को पुश करे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारी जो ग्लोबल डिपेंडेंसी है इन सेमीकंडक्टर को लेके, इसे हमें कम करना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने खुद ऐसा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लाया है जिसके थ्रू इंडिया में भी सेमीकंडक्टर का जो फॉर्मेशन उसे स्टार्ट किया जा सके। एंड मैकेंजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जो साइज है वो 2030 तक $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की मार्क में पहुंचने वाली है तो इससे हम खुद समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितनी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। तो अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है तो हम ऐसी चीजें को छोड़ नहीं सकते। और इंडिया के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाली बात है। क्यों? क्योंकि जैसे हम चाइना +1 पॉलिसी यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों है। क्योंकि पहला यही, लोग अब चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो चाइना +1 पॉलिसी हमें काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और दूसरा ये कि वर्ल्ड लेवल पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी अच्छे मैन्युफैक्चरर में इंडिया आता है, तो हम वर्ल्ड के लीडर में आते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है 2014 में लगभग $30 बिलियन था, वहीं ये 2025-26 में लगभग $100 बिलियन हो चुका है। तो काफी ज्यादा अच्छा इंडिया ग्रोथ कर रहा है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड का मार्केट लीडर में आ गया है। इससे हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अब बताता हूँ कि इंडिया में ऐसे कौन से 2-3 स्टॉक है जिसको इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो अभी काम कर रहे हैं जिन्होंने अभी काम करना स्टार्ट किया। क्योंकि आप भी जानते हो कि अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर का उतना क्रेज नहीं था, अभी रिसेंटली से सारी चीजें शुरू हुई है। तो अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लेयर नहीं है जो पूरी तरह से इसमें लगाओ, पूरी तरह से सेमीकंडक्टर ही बना रहा हो। लेकिन अब हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी अब उन्होंने अपना सेगमेंट, अपने आप को शिफ्ट करना शुरू किया है कि अब वो सेमीकंडक्टर भी बनाएंगी। तो उसमें जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी है जो कि काफी अच्छा प्लेयर है, काफी अच्छी कंपनी है, ये काफी बड़ी कंपनी है, बहुत कुछ ये बनाती है। एक बार इस कंपनी को स्टडी करिएगा, काफी अच्छी कंपनी है। उसके बाद टाटा एल्क्सी है,
सीजी पावर है एंड आखिरी में आप ये कीन्स टेक्नोलॉजी भी ले सकते हो। तो ये 4 स्टॉक को एक बार अपने एनालिसिस वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो 4 स्टॉक है ये सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई आपको श्योर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैं हिंट दे सकता हूँ कि मे बी इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि काफी अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकते हैं। तो एक बार स्टडी जरूर करिएगा। लेकिन मैं आपको अपनी एक इनसाइट बताता हूँ कि लेकिन ये मैं गारंटी साथ नहीं अभी नहीं बता सकता कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा ही, लेकिन मैं जितना भी डेटा मुझे लग रहा है उस हिसाब से और हिस्टोरिकल चीजें देखूं कि कोई भी सेक्टर मल्टीपैगर तब बनता है जब उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है एंड ग्लोबल डिमांड हो। तो अभी इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर, इसी सेक्टर से ना काफी ज्यादा मल्टीपैगर स्टॉक प्रोड्यूस बनने वाले हैं इंडिया में। तो हमें इस पे एक वॉच लिस्ट तो जरूर रखनी चाहिए। जो दूसरा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आने वाली है वो है रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी ट्रांजिशन। जो इंडिया अभी एनर्जी ट्रांजिशन फेज में है कि हम अपने जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से अपनी डिपेंडेंस कम कर रहे हैं और हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो MNRE के अकॉर्डिंग, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 2030 तक अराउंड लगभग ये 500 गीगावाट का हो जाना चाहिए। और ये काफी बड़ा नंबर होता है। वर्ल्ड में बहुत कम देश हैं जिनके पास जो इतना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। एंड अभी अगर मैं करंटली बताता हूँ तो इंडिया में अभी जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से टोटल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लगभग 180 गीगावाट है। तो मतलब अभी भी अराउंड हमें 320 गीगावाट इन 5 सालों में हमें एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना है। 5 सालों में क्या, अभी 4 साल, तो 2026 चल रहा है, तो अब 4 सालों में हमें 320 गीगावाट का प्रोडक्शन बढ़ाना है और अभी हम 180 पे, तो कम से कम अभी हमारा 2.5 टाइम्स की ग्रोथ हमें 5 साल में करनी है इस सेक्टर में। तो सोचिए जब इस सेक्टर में इतनी ज्यादा तेज ग्रोथ आने वाली है तो इसमें जो स्टॉक्स होंगे उनमें कितनी ज्यादा ग्रोथ आएगी। तो अगर आप ना, अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है, अगर आप उसमें एक एवरेज साइज स्टॉक भी चूज कर लेते हो तो आपके बहुत पैसे बनते हैं। तो मैं इसीलिए भी आपको ये सेक्टर बता रहा हूँ कि आप इस सेक्टर को अपने दिमाग में रखिएगा एंड इसके जो की प्लेयर हो उनको अपने दिमाग में रखिएगा। एंड IEA के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग, इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जी डिमांड करने वाला देश है। ठीक है, इंडिया में एनर्जी डिमांड बहुत है। हमारे एनर्जी कंजप्शन पर कैपिटल एनर्जी कंजप्शन अब बढ़ रहा है, इवन वर्ल्ड लेवल से काफी कम है, बट स्टिल अब हमारे यहाँ काफी ग्रोथ हो रही है, काफी ज्यादा। अब जैसे जैसे हमारे यहाँ AC बढ़ती जा रही है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो पर डे बढ़ती जा रही है। तो जिसकी वजह से हमें और एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी। हम चाहते हैं कि हमारे जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करें वो हमारे रिन्यूएबल सोर्स होने चाहिए। इसीलिए हमने इतना हाई टारगेट सेट किया है कि हमारा लगभग 500 गीगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रिन्यूएबल एनर्जी से, ये काफी बड़ा नंबर है। तो इसको अचीव करने के लिए इंडिया का गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में काफी ज्यादा टेलविंड रहने वाली है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट पैसा कहाँ लगा रही है? सबसे पहले गवर्नमेंट अपना पैसा सोलर में लगा रही है। दूसरा, गवर्नमेंट विंड एनर्जी में काफी ज्यादा पैसे खर्चे। तीसरा, हाइड्रोजन एनर्जी में काफी काम किया जा रहा है। एंड चौथी चीजें, आप इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो उसको उसके स्टोरेज के लिए तो करना होगा ना, तो गवर्नमेंट अब इसके इलेक्ट्रिकल जो स्टोरेज के लिए भी काफी काम कर रही है। जैसे हमने देखा गवर्नमेंट ने अराउंड अभी 19,500 का एक PLI स्कीम लॉन्च की थी, किसके? सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि जो भी ऐसी कंपनीज है जो कि इनमें काम कर रही है उनको काफी ज्यादा इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है ना कि जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से की प्लेयर हैं जो कि इस रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं। तो इंडिया में ऐसे देखो ना, बड़े बड़े जो हैं काफी बड़े प्लेयर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको सबसे बड़े प्लेयर का नाम बताता हूँ, जैसे आप इसमें टाटा पावर ले सकते हो। टाटा पावर काफी ज्यादा काम कर रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी इसमें काम कर रही है एंड CG पावर इसमें काम कर रहा है। JSW एनर्जी इसमें काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। एंड लास्ट में हम इसमें सजलॉन एनर्जी भी कह सकते हैं कि सजलॉन भी काफी अच्छा काम कर रही है। अभी रिसेंट में जब से हम देखा कि 1-1.5 साल पहले सजलॉन का पूरी तरह से जो रिस्ट्रक्चर हुआ उसके वजह से सजलॉन काफी ज्यादा ग्रोथ दे रही है, काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न दी है। हम इसे ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर मान सकते हैं, लेकिन हम टाटा एंड अडानी ग्रीन एंड JSW पे ज्यादा थोड़ा रिसर्च करिएगा, वो ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बड़े नाम है, तो काफी ग्रोथ आने के चांसेस हैं। इनकी वैल्यूएशन भी देखिएगा कि वैल्यूएशन जिसकी ठीक हो उस पर इन्वेस्टमेंट लेना ज्यादा ठीक होता है। इस पे मैं अपनी एक इनसाइट बताता हूँ ना कि एनर्जी ट्रांजिशन ना कोई ऐसी चीज ऑप्शनल चीज नहीं कि गवर्नमेंट का मन होगा तो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट का मन नहीं है तो नहीं करेगी। ये गवर्नमेंट को करना ही करना है, गवर्नमेंट इसे अवॉइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। हम जो एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को चाहे या ना चाहे गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा खर्चा करना ही होगा। जैसे सेमीकंडक्टर में गवर्नमेंट की विश पे थी, गवर्नमेंट करे या ना करे, लेकिन इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में तो गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना ही है। तो इसमें गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि वो पैसे ना खर्चे करे। तो इससे तो हम जान सकते हैं कि इस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। तो मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि इस सेक्टर में इतनी जब ग्रोथ आने वाली है ना, तो एटलीस्ट आपके इसके 1-2 स्टॉक तो आपके पास आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जिससे आपको रिटर्न आ जाए। तो अब दूसरा जो सेक्टर है जिसपे काफी ज्यादा ग्रोथ आने वाली है वो है हमारा डिजिटल इकोनॉमी, AI, या हम कहते हैं जिसमें IT सर्विसेज, इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम है कि इनका जो डिजिटल इकोनॉमी का जो टोटल साइज है वो लगभग 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। $1 ट्रिलियन काफी बड़ा नंबर होता है। इंडिया की इकोनॉमी अभी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, मतलब समझ रहे हैं मतलब 1/3 इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी पे ही चल रही है। चांसेस तो मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा ग्रोथ होने के इसमें चांसेस है। एंड अगर मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ कि इंडिया में ना दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर इंडिया में है। अराउंड इंडिया में 850 मिलियन अराउंड 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। एंड इंडिया ना सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है ग्लोबल में। वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी सबसे तेज डिजिटली ग्रो कर रही है वो इंडिया है। इससे आप खुद जान सकते हो कि हमारा डिजिटल इकोनॉमी का जो स्पेस है ना वो पर डे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके नेगेटिव इफेक्ट आपने देखे कि हाँ कि साइबर क्राइम भी काफी बढ़ रहा है, लेकिन ये चीजें अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। साइबर क्राइम पे भी काफी काम हो रहा है, बट इस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। नहीं ग्रोथ रुकने नहीं वाली, क्योंकि हमें डिजिटल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना ही होगा। जैसे आप देखते हो कि अब हम जैसे पूरा यूपीआई जब से आया तो तब से इसने पेमेंट को पूरी तरह से बदल दिया। अब हम लोग बहुत कम ही कैश यूज करते हैं, ज्यादातर लोग अब यूपीआई ही यूज करते हैं। तो आप खुद देखो ना कि कितनी ज्यादा तेजी से, अगर आप अभी यहीं से 5 से 7 साल पहले देखो तो इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था लोग, तब भी ज्यादातर लोग कैश लेके चलते थे, लेकिन अब लोग ज्यादा से ज्यादा नॉन कैश हो गए कि ज्यादा तो किसी पर ज्यादा कैश रहता ही नहीं है। और इस डिजिटल इकोनॉमी में ना जैसे जो सब सेक्टर हैं जो कि सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाले हैं वो है पहले एआई का अडॉप्शन जो हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो हो रही है, जो फिनटेक, जो यूपीआई पेमेंट हो रहा है, जो सैस प्रोडक्ट आ रहे हैं। सैस मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये काफी ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ रह सकती है। तो अब आपको बताता हूँ इनमें कुछ जो की प्लेयर है जिनमें आप बेट कर सकते हो। जैसे पुराने नाम है जैसे एससी, आप इसमें टीसीएस में बेट कर सकते हो, एचसीएल में बेट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा पुराने नाम है, लेकिन अभी इनमें थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो मैं इनको ना रिकमेंड करके मैं चाहूंगा कि आप जैसे हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, तेलना प्लेटफॉर्म हो गया, राउट मोबाइल हो गया, ये जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं, इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ आने की चांसेस है, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये साइबर सिक्योरिटी में काफी ज्यादा काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है ना कि इनमें काफी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। एंड आईटी सर्विसेज जो पुराने बिग प्लेयर हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें तो आप बेट ले सकते हो, ये सिक्योर है। बट मैं चाहूंगा ना कि आप इनमें ना बेट लेके, थोड़ा सा एआई पे इन पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, इनमें ना बेट लेके आप छोटी कंपनी जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राउट मोबाइल हो गया, टेलना प्लेटफॉर्म है, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, इन सब पे बेट लीजिए, ज्यादा ठीक रहेंगे आपके लिए। तो ये थे ऐसे 3 सेक्टर जिनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। लेकिन आपको एक बात सच बताता हूँ, यहाँ पे ना सेक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है, लेकिन सबसे मुश्किल यहाँ पे होता है पैसे बनाना, क्योंकि पैसे बनाने के लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए होती है, और मेजॉरिटी लोग इस चीज में लैग करते हैं। तो आप अगर पैसे बनाना चाहते हो ना, तो सेक्टर आइडेंटिफाई करने से पहले अपना माइंडसेट ठीक करिएगा कि आपको यहाँ पे आप पैसे बनाने आए हो। आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप पैसे का मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे पैसे बनाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों सेक्टर में 1 या 2 अच्छे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है, जिसकी वैल्यूएशन ठीक लगे, आप उनमें इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। एंड लंबे समय तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइएगा। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें अच्छे खासे पैसे बना लोगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगा कि मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए दिस साइड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।